नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर 2020 का प्रीलिम्स का। तो ये क्वेश्चन होंगे आपके 71 से लेके 80 तक। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले लिखा विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग फेयर्स। तो लिखा हुआ परिवारजक। तो परिवारजक जो थे आपके रिनंसिएंट बोलते थे, जो आपका पुनर्जागृत करते थे, या वॉन्डरर्स होते थे आपके, एक तरीके के मॉन्क्स होते थे। तो ये बिल्कुल सही है आपका। फिर आते थे शर्मन। शर्मन जो होते थे, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेस्ट विद हाई स्टेटस, जिनका क्या होता था, स्टेटस काफ़ी हाई होता था ब्राह्मणों का। पर ये चीज़ आपकी गलत है। शर्मन जो होते थे, जो क्या करते थे, उपदेश देते थे जो लोग, उन्हें शर्मन कहा जाता था। बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। और उपासक जो होते थे वो फॉलोअर्स होते थे आपके, किसके, बुद्धिज्म के। तो ये आपका सही बनता है। तो आंसर जो होगा वो बनेगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। तो लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। तो परिवारजक लिखा हुआ है रिनंसिएंट एंड द वॉन्डरर्स। शर्मन की अगर बात करेंगे तो रेफर टू द एस्केटिक्स एंड द रिनाउंसर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। द समन्स इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ द एस्केटिक्स एज वेल एज द मॉन्क्स एंड द ले फॉलोवर्स ऑफ द वेरियस सेक्ट। जैसे बुद्धिज्म आ जाता है, जैनिज्म आ जाता है, आजीविक संप्रदाय भी आता है आपका। और उपासक की बात करेंगे, वही आपके जो फॉलोवर्स होते हैं, किसके, बुद्धिज्म के। अगर बात करें, कुछ लिस्ट हैं आपके इंपॉर्टेंट प्रेस्ट की। अगर वैदिक पीरियड की बात करें, वैदिक पीरियड अगर मैं आपको बताऊं तो वैदिक पीरियड जो आपका था वो लगभग चलता है आपका 1500 बीसी से चलता है। और लगभग आपका चलता है 600 बीसी तक का। ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक एरा में आता है मेनली। और लगभग अगर बात की जाए ऋग्वेदिक पीरियड की, जो प्री वैदिक पीरियड बोला जाता है, तो ये 1500 से लेके कितना था, 1000 बीसी तक का था। उसके बाद क्या होता है कि आपका लगभग मान के चलिए कि उसके बाद क्या होता है, लोहे की खोज हो जाती है, आयरन एज आता है आपका। और उसके बाद आपका लेटर वैदिक पीरियड आता है। लेटर वाला आपका 1000 से 600 तक चलता है, 600 बीसी तक। तो ये आपने याद रखना है। तो पढ़ लेते हैं आगे। तो लिखा हुआ द इनिशियल वर्स ऑफ द ऋग्वेदा आइडेंटिफाई द अग्नि द गॉड ऑफ द फायर एज डिवाइन प्रेस्ट एंड द होत्री और द इन्वोकिंग द प्रेस्ट। अच्छा, जो अग्नि था उसे क्या माना जाता था, आपका मीडिएटर बिटवीन द गॉड्स एंड द ह्यूमंस, मतलब मध्यस्थता करवाता था। मध्यस्थता मतलब कि अगर कोई भी अगर बोल सकते हैं आहुति देनी होती तो अग्नि को दी जाती थी, ताकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो सके देवों से। तो होत्री होता था जो पृष्ठ होता था आपका ऋग्वेद का, ये आप याद रखिए। होत्री जो ऋग्वेद का गान करता था, ये आप याद कर सकते हैं। अधर्व्यू होता था आपका, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पृष्ठ होता था। ऋग्वेद जो होता था आपका वॉज अ सैक्रिफिशियल प्रेस्ट एंड इट कवर्स ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रेस्ट एम्प्लॉयड एट द सैक्रिफाइसेस। तो ये सैक्रिफाइस रिलेटेड था आपका। होत्री, पोत्र, नेस्त्र, अग्नित। फिर आता है प्रास्थ, अधर्व्यू एंड द ब्राह्मण। तो ये 7 प्रेस्ट प्रेजेंट इन द ऋत्विज। ये आप याद रखिए, ये ब्राह्मणों की क्या थी, कैटेगरीज थी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडियन एलिफेंट आता है कई सारी वैरायटीज, जैसे मेनली आता है एक, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, एक इंडियन एलिफेंट आता है, एक इंडोनेशियन एलिफेंट आता है, और एक आपका अफ्रीकन एलिफेंट आता है। इनमें सबसे बड़ा जो होता है वो अफ्रीकन एलिफेंट होता है। पर यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन एलिफेंट की। तो लिखा हुआ है द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। ये बिल्कुल सही है कि जो लीडर होती है वो हमेशा कौन करती है, लीड एक फीमेल करती है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट लिखा हुआ है द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, मतलब 22 मंथ्स का है। तो जो बोल सकते हैं गेस्टेशन मतलब होता है, जैसे अगर देखा जाएगा तो ह्यूमंस में कितने महीने का होता है, ये ह्यूमंस में होता है आपका 9 महीने के, 9 महीने का होता है। माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है 9 महीने के लिए। उसी तरीके से जो आपका एक मादा हाथी होती है वो 22 महीने के लिए अपने बच्चे को कहाँ रखती है, पेट में रखती है। तो ये भी आपका सही है। अगले का एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन द काल्विंग टिल द एज ऑफ द 40 ईयर्स ओनली। 40 ईयर्स नहीं है, अगर देखा जाएगा तो लगभग जितनी इंसान की उम्र होती है उतनी आपकी हाथी की उम्र होती है, लगभग 70 साल के आसपास एवरेज देखा जाता है। और इनमें जो बोल सकते हैं एडल्टहुड आता है वो 18 साल में आता है, जैसे हमारे पे आता है 18 साल में एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है, इनमें भी वही होता है। तो इंसान और हाथी का सेम चलता है आपका, बस गेस्टेशन पीरियड को छोड़कर। अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाइस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन केरला। केरला नहीं, केरला में सबसे ज़्यादा हाथी नहीं पाए जाते, बल्कि कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो फोर्थ, थर्ड एंड तो फोर्थ तो आपका क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। आपका जो सही होगा वो कौन होंगे, दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज द ओल्डेस्ट फीमेल, सी लीड्स द ग्रुप इन द सर्च ऑफ द फूड एंड द वाटर। द गेस्टेशन पीरियड ऑफ द ब्रीडिंग पेयर्स
इज नियरली द 22 months विच ईल्ड अ सिंगल बेबी ड्यूरिंग, अब याद रखिए एक ही बच्चे को जन्म देते जैसे इंसान देते हैं। ड्यूरिंग बर्थ फीमेल्स ऑफ द हार्ट सराउंड द मदर ऑफ हर प्रोटेक्शन। और लिखा हुआ द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन एलिफेंट इज द 70 years, एट द एज ऑफ द 18 years इट एडल्टहुड स्टार्ट। South Indian state dominate in the having the number of the elephant among the South Indian state. Karnataka lead the table with a 6049 elephant followed by the Kerala. तो पहले नंबर पे कर्नाटक है, देन आपका केरला आता है। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात करें तो 1992 में स्टार्ट किया गया था भारत में। तो लिखा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इज लॉन्च्ड इन द February 1992। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द 16 आउट ऑफ द 29 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो होता है वो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को आपका कौन सा मनाया जाता है, तो उसमें मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल यूथ डे। और अगर नेशनल की बात की जाएगी तो नेशनल मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के नाम पे। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ देयर आर द 28,000 एलिफेंट इन इंडिया विद अराउंड 25% ऑफ देम इन द कर्नाटक। ठीक है, आगे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। कावेरी जो है वो पेरिनियल रिवर बोला जाता है उसे, पेरिनियल। पेरिनियल मतलब ये होती है 12 मासी, मतलब ये 12 महीने बहती रहती है। बाकी साउथ की ज़्यादातर जो रिवर हैं वो कैसी हैं आपकी, वो आपकी कैसी होती है, सीजनल होती हैं। जब बारिश का टाइम होता है तब उनमें पानी ज़्यादा देखने को मिलता है, नहीं तो उनमें क्या हो जाती है, सूख जाती हैं। तो कावेरी जो है वो नागरहोली नेशनल पार्क जो कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में आपका, तो ये बिल्कुल सही है। पैपिकोंडा नेशनल पार्क जो है आपका, ये आपका कावेरी पे नहीं बल्कि गोदावरी बेसिन पे, ये गोदावरी पे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये बिल्कुल सही है। और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपका सही है। तो आंसर जो गलत होगा कि कावेरी बेसिन पे जो नहीं है वो पैपिकोंडा नेशनल पार्क नहीं है। बाकी 1, 3, 4 आपका कावेरी बेसिन में देखने को मिलेगा। तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड द फोर्थ। मैं पढ़ लेता हूँ। एक्सेप्ट टू ऑल द एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन एरिया वाइल द पैपिकोंडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द गोदावरी बेसिन। तो मैंने बता दिया था आपको। नागरहोली नेशनल पार्क की बात करें, कर्नाटका में है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों को कनेक्ट करता है, ये आपने याद रखना। एक तो कर्नाटक हो गया, एक आपका तमिलनाडु हो गया और एक आपका केरला हो गया। तो जहाँ पर आपका बोल सकते हैं आपका जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ये उसी पॉइंट पे आपका क्या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका वेस्टर्न ईस्टर्न घाट को क्या करता है, जोड़ता है। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। वायनाड की अगर बात करें, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी केरला में, वायनाड से आपके सांसद आते हैं राहुल गांधी, तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं। और ये भी आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है। तो जो आंसर होगा वो होगा नागरहोले, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब पैपिकोंडा नेशनल पार्क है, तो मैंने बता दिया गोदावरी बेसिन में। तो लिखा प्रोटेक्टेड एरियाज आर रीजन ऑफ द जोन्स ऑफ द लैंड और द सी विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड द सोशियो environmental values. There are the several kinds of the protected areas which vary by the level of the protection. Example include the national park, wildlife sanctuaries, marine protection areas, community reserve। तो ये आ जाते हैं। IUCN की जो आपकी लिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, उसमें 6 कैटेगरीज आपको दी जाती हैं। तो जो आपकी फर्स्ट ए आती है उसमें स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व आ जाते हैं। फर्स्ट बी में आपका आ जाता है विल्डरनेस एरियाज। सेकंड कैटेगरी में ये आपने याद रखना है, सेकंड में आपके नेशनल पार्क आते हैं, फिर नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ द फीचर आते हैं थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में आपका हैबिटेट मैनेजमेंट एरिया आता है, और कैटेगरी 5 में आपका प्रोटेक्टेड लैंडस्केप एरिया आता है, और 6 में आपका प्रोटेक्टेड एरिया विद द सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपने याद रखना है। IUCN जो फॉर्म हुआ था 1948 में फॉर्म हुआ था, ये आपने याद रखना है। और इसी की एक लिस्ट आती है, जैसे बोलते हैं रेड डाटा बुक लिस्ट, 1964 है आई थिंक सो। मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है, IUCN के बारे में सारी चीज़ें। चलिए, तो ये आपका कावेरी बेसिन है। एक चीज़ आपने याद रखना, जो कावेरी बेसिन का जो माउथ है वो काफ़ी बड़ा है, जबकि अगर बात करेंगे किसकी, गोदावरी की, तो काफ़ी छोटा है। और दोनों कहाँ जाती हैं, तो ये बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, ये आपने याद रखना है। वहीं अगर देखो, अगर बात करेंगे ना, तो आपका जो कावेरी बेसिन है वो आपका मेनली आपका कहाँ फॉल करता है, तो ये आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत केरला में है, मेनली आपका कर्नाटक में है, और तमिलनाडु हो गया, तो इस तरफ है। जबकि इसकी बात करें गोदावरी की, तो ये थोड़ा बहुत उड़ीसा हो गया, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ हो गया, आपका मध्य प्रदेश होते हुए, आपका थोड़ा बहुत महाराष्ट्र होते हुए, कर्नाटक होते हुए, और आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा इसका क्या करता है, ये आंध्र प्रदेश में अपना क्या कर देता है, माउथ को ओपन करता है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सिलोन फ्रॉक माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे सिनेड, मिनीवेट एंड द वाइट थ्रॉटेड रेड स्टार्ट, ये सारे क्या हैं? तो ये बर्ड्स हैं आपकी। तो मैं दिखा देता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। तो ये सिलोन जो था ये प्री इंडिपेंडेंस नाम था आपका किसका, मतलब स्वतंत्रता से पहले नाम होता था किसका? श्रीलंका का नाम है, ये आपने याद रखना है, श्रीलंका का नाम है ये। और श्रीलंका का अगर एंशियंट नाम पकड़ा जाएगा तो ताम्रपाणी, ताम्रपाणी। तो लिखा हुआ है सिलोन फ्रॉग माउथ इज ऑल्सो नोन एज द श्रीलंका फ्रॉग माउथ। इट इज़ अ बर्ड स्पीसीज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। कहाँ पे पाया जाता है? वेस्टर्न घाट की तरफ पाया जाता है। इट्स आयुसियन स्टेटस इज द लीस्ट कंसर्न। इट्स बायोलॉजिकल नेम क्या है? तो इसका नाम है आपका बैट्रा कॉस्टोमस मॉर्निंगर। फिर आगे लिखा कॉपर स्मिथ बारबेट आता है। इट्स ऑल्सो नोन एज द क्रिम्सन ब्रेस्टेड बारबेट इज अ बर्ड स्पीसीज फाउंड इन द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सारे भारत में पाया जाता है, सब कॉन्टिनेंट वाले जगह पे। इट्स आयुसियन स्टेटस इज द लीस्ट कंसर्न। इट्स साइंटिफिक नेम इज द इसका नाम है आपका सीलोफोगन हेमासेफेलस ग्रे सिनेट मिनीवेट आता है। ये बर्ड स्पीसीज फाउंड होती है हिमालय टू चाइना की तरफ। और इसका आयुसियन जो स्टेटस है अभी लीस्ट कंसर्न पे। इसका जो नाम है आपका वो है पेरिक्रोकोटस सोलरिस। और वाइट थ्रॉटेड रेड स्टार्ट की बात करें, ये भी बर्ड स्पीसीज़ है आपकी, इंडिया, नेपाल, भूटान और चाइना की तरफ पाई जाती है। और इसका भी अगर आयुसियन स्टेटस देखेंगे तो लीस्ट कंसर्न्ड है। और इसका बायोलॉजिकल नेम है आपका कौन सा? फोनिकरस सोचिस्टेसेप्स। आगे लिखा हुआ है कि द स्पीसीज फॉलिंग अंडर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी इन इंडिया इंक्लूडेड माइग्रेटरी बर्ड्स, जो ज़्यादातर होती हैं वो आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती हैं। तो वेटलैंड स्पीसीज जैसे आपका बियर, पोचर्ड, साइबेरियन क्रेन आ जाता है आपका, बोल सकते हैं हाईली क्रिटिकल कैटेगरी में आता है। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर आ जाता है। नॉन माइग्रेटरी वेटलैंड स्पीसीज में आपका वाइट बैलिड हेरॉन आ जाता है। ग्रासलैंड स्पीसीज में बंगाल फ्लोरिकान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जैर्डन्स कर्सस एंड द सोशल लैपविंग आता है। फॉरेस्ट स्पीसीज में आपका फॉरेस्ट आउलेट एंड स्कैवेंजर्स, इंडिया वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, वाइट बैक्ड वल्चर्स एंड द स्लैंडर्ड बिल्ड वल्चर। तो ये सबसे मतलब एक टाइम पे जहाँ पे भारत में लाखों की संख्या में आपके क्या गिद्ध पाए जाते थे, आज वो केवल कुछ हजार की संख्या में रह चुके हैं। ठीक है ना, तो ये आप याद कर सकते हैं। हिमालयन क्वाली एंड द पिंक हेडेड डक आर द नाउ कंसिडर द एक्सटिंक्ट, मतलब ये आपके विलुप्त हो चुके हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपका सिलोन फ्रॉग माउथ, ये आपका कॉपर स्मिथ बारबेट है। इसकी बात करेंगे तो ग्रे शिनेट अब मिनीवेट है, और ये वाइट थ्रॉटेड रेड स्टार्ट है। तो ये सारे आपके क्या बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ सब स्पीसीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर को बोला जाता है बारहसिंगा, आपने देखा होगा। दैट थ्राइव्स वेल ऑन द हार्ड ग्राउंड, जो आपका हार्ड ग्राउंड में रहता है, एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस। ग्रामिनिवोरस ज़्यादातर उन्हें बोला जाता है जो आपके जिनमें क्या होते हैं, आपके सींग वगैरह होते हैं, उनको ग्रामिनिवोरस बोला जाता है। तो ये आपका मिलता है कान्हा नेशनल पार्क में, ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है बारहसिंगा कैन बी सीन इन द फॉलोइंग नेशनल पार्क। एक तो दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में, कान्हा नेशनल पार्क है आपका एमपी में, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी में, और मानस नेशनल पार्क आसाम में आपको देखने को मिलता है। बारहसिंगा इज अ डियर स्पीसीज फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल। इट इज एक्सटिंक्ट इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश से ये आपकी विलुप्त हो चुकी है। इट इज लिस्टेड इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स। साइट्स के बारे में मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, इसको कॉमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा साइट्स के बारे में। थोड़ा सा मैं नाम भूल गया हूँ इसका, ठीक है ना। साइट्स भी आप किसी से रिलेटेड, आपका किससे जितनी भी आपकी क्या होती हैं, जैसे आपका आयुसियन काम करती है वैसे आपकी साइट्स भी काम करती है। एंड द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप याद रखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आपका क्या होता है, ये मैंशनड है। कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, और यहाँ पर कुछ आपके जैसे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, जैसे आपका हालोन और बंजर, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, बारहसिंगा और धोल, ये आपके क्या इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो आपका कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अच्छा, हर्बीवोरस की बात करेंगे तो हर्बीवोरस कौन से होते हैं? जो केवल और केवल प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है ना। और कार्निवोरस की बात करेंगे तो ये केवल बोल सकते हैं मांस को खाते हैं। ओमनिवोरस जो होते हैं वो दोनों खा लेते हैं, आपका प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। डाइट्रीवोरस जो होते हैं वो दूसरे में डेड मैटर्स पे आपका क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। मतलब डाइट्रीवोरस जब आएगा तो वो क्या करते हैं, डेड मैटर्स पे आपका जिंदा रहते हैं। डिकम्पोजर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को। तो ये आप याद रखिए, जैसे आपका कौन सा होता है डिकम्पोजर जो होता है, एक तो देखो ये डेड मैटर्स पे आपके जिंदा रह जाते हैं, जो आपकी क्या होती है फंगस होती है, ये आप याद कर सकते हैं।
अच्छा, ये आपके कौन से, ये हैं आपके सारे ग्रामिनिवोरस, तो ये देख लीजिए सींग वाले होते हैं, ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका विविपोरस और ओविपोरस। ये भी आप याद रखिए कि अगर ओविपोरस की बात करते हैं तो ओविपोरस उन्हें कहा जाता है जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और अगर विविपोरस की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, आपका बर्थ मतलब क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो विविपोरस याद रखिए जो बच्चों को जन्म देते हैं, और ओविपोरस होता है जो आपके एग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टील स्लैग आपका एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस रोड बनाने में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर सॉइल को आपका बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और सीमेंट को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हो जाएंगे आपके तीनों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो लिखा हुआ स्टील स्लैग, a byproduct of the steel making, is a product during the separation of the molten steel from the impurities in the steel making furnaces. One of the ingredient of the asphalt is steel slag. ये आपने याद रखना है, इसका जो ingredient होता है मेन वो asphalt होता है। A byproduct of the steel and the iron production process. Asphalt rod जो होती है are made of the mixture of the aggregates, binders and the fillers. The aggregators are typically iron or the steel slag, sand, graved, mixed with the asphalt that produces bitumen. The bitumen produced by the refineries plays an important role in the road construction. तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है कि जो आपका क्या होता है, इसमें बिटुमन होता है, बिटुमन के कारण आपका ये कहाँ पे यूज होता है बिटुमन, तो ये रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। स्टील स्लैग कैन बी यूज्ड इन द सेवरल एक्टिविटीज सच एज द कंस्ट्रक्शन, द पेविंग एंड ऑल्सो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है। स्टील स्लैग हैज़ द एबिलिटी टू करेक्ट द सॉइल एसिडिटी। ये क्या करता है, सॉइल की एसिडिटी को सही करता है, बैलेंस करता है, as it contains the some nutrients from the plants and also the silicate fertilizer that is capable of the providing the silicons to the plants. Steel slag, another waste from the iron and steel industries, has shown potential for the use as a raw mixed component up to the 10% in the manufacturing of the cement clinker. तो ये आपका आपने याद रखना है। Steel slag can also replace the granulated blast furnaces slag up to the 10% in the manufacturing of the Portland slag cement. Steel slag has been used successfully to treat the acidic water discharge from the abdomen. तो मैंने बताया था एसिडिटी को क्या करता है, ये आपका बोल सकते हैं बैलेंस करता है, तो माइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, स्टील स्लैग मतलब कचरा होता है, ठीक है ना, स्टील का कचरा। अच्छा, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस फॉर द मस्ट डियर। मस्ट डियर एक चीज मैं बता दूं, जो आपका क्या होता है कस्तूरी मृग है, ये उत्तराखंड का आपका स्टेट एनिमल है। तो हमारे यहाँ पर ये पाया जाता है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी है, और गंगोत्री नेशनल पार्क, दोनों में पाया जाता है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं है और मानस में भी नहीं है, तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है मस्ट डियर इज अ लार्जी कैन बी सीन इन द हिमालयन स्टेट्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द अरुणाचल प्रदेश। इन इनहेबिटेंट हाई एल्पाइन इन्वायरमेंटल अब द एल्टीट्यूड ऑफ 2500। तो एल्पाइंस जो आपके क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है, लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये आपके सिचुएटेड होते हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द गंगोत्री नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो किशनपुर जो आपका ये उत्तर प्रदेश में, तो ये पहाड़ों से संबंधित तो है नहीं, तो ये आपका आंसर तो नहीं बनेगा। और मानस नेशनल पार्क आपका आसाम में, ये इसके लिए नहीं जाना जाता है, इसके लिए मस्ट डियर के लिए नहीं जाना जाता है। मस्ट डियर की अगर बात करें, मस्ट डियर इज अ स्मॉल कॉम्पैक्ट डियर बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ द कैरवेरिज सर्विडे, solitary sigh animal. The musk deer lives in the mountains regions from the Siberia to the Himalayas, can be seen in the states such as Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द अरुणाचल प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। इन इट इनहेबिट द हाई अल्पाइन एनवायरनमेंट, तो ये बता दिया। और इसका जो IUCN स्टेटस है अभी क्या आपका इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये तो पढ़ लिया था। अच्छा, अब देखो आगे लिखा हुआ है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें, तो अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी जो है आपकी 54 किलोमीटर दूर है आपका कहाँ से, अस्कोट। अस्कोट का आपके कहाँ पर आपका पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में, तो ये आप याद कर लीजिए। एज द नेम सजेस्टेड द सेंचुरी हैज़ बीन सेट अप फॉर द प्राइमरली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मस्ट डियर एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। गंगोत्री नेशनल पार्क की अगर बात करें तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और वेरियस द रियर एंड द एंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज द भराल और द ब्लू शिप जिसे बोलते हैं, ब्लैक बियर हो गया, ब्राउन बियर हो गया, हिमालयन मोनाल जो होता है आपका, हिमालयन स्नो कॉक हो गया आपका, हिमालयन थार हो गया, मस्ट डियर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। मोनाल आपका उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो ये आपका नियर मैलानी में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये कनेक्टेड आपका दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क से। अच्छा, ये लगभग 227 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है और 1972 में फाउंड हुआ था।
और जैसे टाइगर हो गया, चित्तल हो गया, हॉक डियर हो गया, वाइल्ड बोर्स हो गया, ऑटर्स हो गए, तो इनका ये क्या घर माना जाता है। और मानस नेशनल पार्क की बात करें तो आपका ये आसाम में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आपका ये आता है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है। अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व एंड द बायोस्फीयर रिजर्व इन द आसाम इंडिया लोकेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स। अच्छा, कुछ आपके नेशनल पार्क हैं, तो जम्मू कश्मीर तो अब आपकी यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो अगर हैमिश नेशनल पार्क है तो ये लद्दाख की तरफ है, बाकी दाचीगम हो गया, सलीम अली और किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में ही है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकीला और सिम्बल बारा ये हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर दो हैं, कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आगे चले राजस्थान में बात करें, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलाडियो है, मुकुंदरा हिल्स है, सरिस्का और डेजर्ट नेशनल पार्क है आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड की अगर बात करें, गंगोत्री हो गया, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट हो गया, गोविंद पशु विहार हो गया, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर हो गए, ये उत्तराखंड के नेशनल पार्क है। गुजरात की अगर बात करें, ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट है, मरीन नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की बात करें, चंदोली, घूगामल, नवेगांव, संजय गांधी, तड़ोबा और पेंच नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तीन है, इंद्रावती, कांगेर वैले और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, तो ये आपने याद रखना है। झारखंड की बात करें, एक ही नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है, यहीं पे आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारीबाग नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा की बात करें, सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बांधवगढ़ है, कान्हा है, माधव है, पन्ना है, पेंच है, संजय है, मांडला फॉसिल है, आपका सतपुड़ा वन विहार डायनासोर नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। बिहार की अगर बात करें, यहाँ पे भी एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। सिक्किम की बात करेंगे तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में दो है, माउलिंग और नामदफा नाम के दो नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें, सुंदरवन है, गौरुमारा, न्योरावेले, सिंगालीला, जल्दापारा और बुक्सा नेशनल पार्क है। नागालैंड की बात करें, यहाँ पे इंटांगी नेशनल पार्क है। मणिपुर की बात करें तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। मिजोरम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक है मुरलेन नेशनल पार्क, एक है फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। याद रखें, अगर कोई पूछा जाता है ना ब्लू माउंटेन हिल्स, तो वो तो नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, पर अगर ब्लू माउंटेन बोलेगा केवल और तो ये आपका फांगफुई का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था, तो ये आपका मिजोरम में देखने को मिलता है, तो ये याद कर लीजिए। अगर बात करें मेघालय की तो यहाँ पे दो हैं, एक बलपक्रम है और एक नौकरेक है। और असम की बात करें, मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा, ओरांग है। और इसके अलावा आपका दो, एक तो दिहांग पटकई हो गया, ये आप याद कर लीजिए, जो नया बना है पटकई, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये पिछले साल बना था। और एक रायमोना नेशनल पार्क है, तो ये दो नेशनल पार्क आपको आसाम में देखने को मिलेंगे, तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। गोवा की बात करें तो गोवा में मौलिम नेशनल पार्क है। कर्नाटक की बात करें तो बनरघट्टा, बांदीपुर, आंशिक, कुद्रेमुख, नागरहोले नेशनल पार्क है। केरला की बात करें तो एराविकुलम है, पेरियार है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनामुडी 16 नेशनल पार्क है, पंबादुम 16 है और मतिकेतन 16 नेशनल पार्क है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे आपका मिर्गवनी नेशनल पार्क है, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है और महावीर हरिना नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पेपिकोंडा नेशनल पार्क है, जिसको मैंने बताया था गोदावरी बेसिन पे आपका सिचुएटेड है। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तमिलनाडु की बात करें तो मुदुमलाई हो गया, मुखुर्ती हो गया, अनामलाई हो गया, गुंडई हो गया और आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। अंडमान निकोबार में भी काफ़ी आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका गलाथिया बे है, सैडल पीक है, मिडिल बटन आइलैंड है, साउथ बटन आइलैंड है, आपका जायदापारा है, कैम्पबेल आपका बे है, माउंट हैरियट है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है पेपर में, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है और वंदूर नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड बाय फॉर द इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। तो कॉपर स्लैग का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही है। जियो टेक्सटाइल का यूज़ किया जाता है, सही है। हॉट मिक्स नहीं, अगर देखो कोल्ड मिक्स किया जाता तो हॉट मिक्स नहीं किया जाता, तो ये गलत हो जाता है। और पोर्टलैंड सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है यहाँ पे, ये भी बोल सकते हैं नहीं माना जाता किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर नहीं माना जाता पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। अच्छा, तो मैं पढ़ लेता हूँ। द यूज ऑफ द कॉपर स्लैग इन द सीमेंट एंड द कॉन्क्रीट प्रोवाइड द पोटेंशियल एनवायरमेंटल एज वेल एज द इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द ऑल द रिलेटेड इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर इन एरियाज वेयर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द कॉपर स्लैग इज प्रोड्यूस। जहाँ पर ये होता है वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। Production of the cold asphalt mix does not require the high investment in the equipment. This make it economically relatively pollution free. तो ये आपने याद रखना है। Cold asphalt mixes can be used both to for the essential construction, 100% virgin mixes होते हैं आपके, and for the recycling of the asphalt. नेक्स्ट आता है आपका पेवमेंट। तो आगे लिखा जियो टेक्सटाइल आर मोस्टली यूज इन द रोड कंस्ट्रक्शन स्पेशली टू फिल द गैप्स बिटवीन द रोड्स टू इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर। जियो टेक्सटाइल मेक्स पुअर सॉइल मोर बेनिफिशियल फॉर यूज
and then easy to build. It's built in difficult places also. It help to prevent the erosion of the soil but allow the water to drain off. आगे लिखा पोर्टलैंड सीमेंट एंड द हॉट एस्फाल्ट मिक्स आर द मेजर CO2 एमिटर्स। इसमें आपका क्या होता है कि अगर आप गर्म कर लेंगे एस्फाल्ट को तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करेगा। पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है उसमें भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एमिट होती है। तो हॉट मिक्स एस्फाल्ट इज अ कॉम्बिनेशन अप्रॉक्सिमेटली 95% ऑफ द स्टोन सैंड एंड द ग्रेवल बाउंड टुगेदर बाय द एस्फाल्ट सीमेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्रूड ऑयल। अच्छा, क्रूड ऑयल की बात आई तो मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसको फ्रिक्शन डिस्टिलेशन मेथड से आपका क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। उससे अलग अलग जो आपके क्या होते हैं बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पर क्या क्या निकलता है। तो जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसे जो फर्नेस में डाला जाता है, फैक्ट्री में लाया जाता है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे पेट्रोलियम गैसेज वगैरह निकाल दी जाती है, जैसे आपके CNG हो गई या LPG हो गई। उसके बाद 25 से 60 पे गैसोलीन वगैरह निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपका नेफ्था निकाला जाता है 60 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। पैराफिन निकलता है 180 से 250 के आसपास। डीजल निकलता है 220-250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। फ्यूल ऑयल जो निकलता है आपका लगभग 250 से नीचे पे निकल जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है, वैक्स जो होती है आपके लगभग 350 से नीचे पे निकल जाती है। और लास्ट जो प्रोडक्ट निकलता है आपका वो होता है बिटुमन, जो आपका किसमें का होता है, जैसे बिटुमन में बताया था। तो ये आपका रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग लिखा है कार्बन आइटम्स जो होते हैं आपके, क्योंकि जितने भी आपके क्रूड ऑयल जो होता है या जो आपका क्या होता है फ्यूल होता है वो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन चेन लगी होती है। तो ये आप याद कर लेना। तो जो आपकी गैस होती है उसमें लगभग 1 से लेकर 4 कार्बन आइटम्स होते हैं। गैसोलीन में 4 से 12, नेफ्था में 7 to 14, कैरोसिन में 11 to 15, गैस ऑयल में लगभग 15 to 19, लुब्रिकेंट्स में आपका 20 to 30, फ्यूल ऑयल में 30 to 40, वैक्स में आपका 21 to 50 और बिटुमन जो होता है वो 50+ कार्बन आपकी चेन चलती है। गैस जो होती है वो बॉटल गैस के फॉर्म में होती है। गैसोलीन में आपका पेट्रोल निकल जाता है, नेफ्था में आपका पेट्रोकेमिकल्स हो जाते हैं, कैरोसिन में आपका एविएशन फ्यूल निकल जाता है, गैस ऑयल आपका डीजल, लुब्रिकेंट में आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल में आपका सिर्फ पावर स्टेशन फ्यूल हो जाते हैं, वैक्स में आपकी कैंडल बना दी जाती है और बिटुमन आपका रोड सर्फेसेज में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल एस कंटेन द आर्सेनिक, लेड एंड द मर्करी। बिल्कुल सही है। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही हो गया ये, यहाँ पर सही है। आगे पढ़ते हैं। एडॉक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द एनवायरमेंट, ये भी सही है। हाई एस कंटेंट इज ऑब्जर्व इन द इंडियन कोल, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो इंडियन कोल होता है उससे हाई, क्योंकि हमारे पास जो पाया जाता है वो सबसे बेहतरीन प्रकार का जो होता है आपका एंथ्रासाइट, वो नहीं मिलता है। एंथ्रासाइट जो मिलता है वो थोड़ा बहुत मिलता है कारगिल रीजन में। एंथ्रासाइट भारत में ज़्यादातर जो मिलता है वो सेकेंड क्वालिटी का मिलता है, बिटुमिनस क्वालिटी का मिलता है, ये आपने याद रखना है। तो आंसर जो बन जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड इज द राइट आंसर। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है। कोल इटसेल्फ इजंट द पर्टिकुलरली टॉक्सिक मटेरियल, वो खुद में तो होता नहीं है, पर जब उसे जलाया जाता है ना तब वो टॉक्सिक हो जाता है। बट आफ्टर इट्स बर्न फॉर द डोमेस्टिक और द कमर्शियल पर्पज इट प्रोड्यूस द एस इंक्लूड द लेड, मर्करी, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक एंड द सेलेनियम। ये आपने याद रखना कौन कौन सी चीज़ उसमें होती है। ऑल इन द लेवल्स दैट मे थ्रेटन ह्यूमन हेल्थ। Thermal power plant produce the large amount of the nitrogen oxide and the sulfur dioxide. The pollutant that cause the acid rain when they burns fossil fuels, especially coal, to produce energy. India's domestic coal reserve have a high ash content, लगभग 40 to 45% के आसपास होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो आपको देखने को मिलता है कोल, वो देखने को मिलता है एंथ्रासाइट। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है 86 to 97% के आसपास होता है। और ये जलता है तो आपका क्या करता है कि जो आपका जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये बाकी के जो आपके क्या होता है टॉक्सिक मेटल्स होते हैं उन्हें कम छोड़ता है, जलता अच्छे से। उसके बाद आता है आपका बिटुमिनस, लगभग 34 to 86%। ये भारत में ज़्यादातर ये वाला पाया जाता है, आपका 34 to 86% के आसपास होता है। और कुकिंग कोल जो होता है हीटेड इन द एयरलेस कंडीशन टू प्रोड्यूस अ कोक। अब कोक जो होता है प्रोड्यूस, याद रखिए वो आपका किस कंडीशन में, एनरोबिक कंडीशन में होता है, मतलब इसमें O2 प्रेजेंट नहीं होती है, आपके ऑक्सीजन की बोल सकते हैं अनुपस्थिति में आपको जब जलाया जाता है तब आपका कोक क्या होता है प्रोड्यूस होता है। ये क्या होता है आपका एक हार्ड पोरस फ्यूल होता है जो आपका स्टील मेकिंग में काम करता है कोक, ये आपने याद रखना है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देख लीजिए कि लिखा हुआ है एंथ्रासाइड के यूज मेनली एट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स। इसमें लिखा वाइडली यूज फॉर द पावर जनरेशन एंड इन द स्टील एंड द आयरन इंडस्ट्रीज। और फिर लिखा कुकिंग कोल इज हीटेड इन द एयरलेस कंडीशंस टू प्रोड्यूस द कोक, अ हार्ड पोरस फ्यूल्स फॉर द स्टील मेकिंग। उसके बाद आपका देखने मिलता है एक आता है सब बिटुमिनस, सीसी की क्वालिटी है 35 to 45% के आसपास होता है, तो ये भी पावर जनरेशन में आता है। एक आता है लिग्नाइट जो आपका होता है, तो इसमें 25 to 30% होता है। ये आपका पावर जनरेशन प्लांट में इस्तेमाल हो जाता है, या इंडस्ट्रियल एनर्जी नीड्स में हो जाता है।
तो होता क्या है कि किस तरीके से ये चलता है, तो देख लीजिए इस तरफ अगर आप जाते हैं तो इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, इस तरफ आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। अगर आप एंथ्रासाइट से बिटुमिनस, बिटुमिनस से सब बिटुमिनस और सब बिटुमिनस से लिग्नाइट की तरफ चलेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, धुआं ज़्यादा छोड़ेगा। और अगर आप इस तरफ चलते हैं तो आपका जो हीट लेवल है या कार्बन लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। लिग्नाइट की बात करें तो जो ब्यूरियल प्रेशर होता है जब ये दफन होता है तो उसके बाद लिग्नाइट होता है, इसे ब्राउन कोल भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है, इसे ब्राउन कोल भी कहते हैं, भूरा कोयला। उसके बाद क्या होता है, जब इसे बिल्कुल जब इसे ब्यूरियल प्रेशर पड़ता है ना, जब ये दफन होता है तो जब प्रेशर के थ्रू ये किस में चेंज होता है, सब बिटुमिनस फॉर्म में हो जाता है। हीट के थ्रू ये बिटुमिनस में चेंज होता है और काफ़ी समय बाद जो आपका बिटुमिनस होता है वो किस में चेंज होता है, आपका एंथ्रासाइट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका पीट हो गया, इसे कोल माना ही नहीं जाता, सिंपल सी बात है। ये आपका सबसे बोलते हैं घटिया क्वालिटी का आपका क्या होता है, कोयला होता है, तो इसे कोल कंसिडर करते नहीं। उसके बाद लिग्नाइट आता है, हीट प्रेशर पड़ने के बाद लिग्नाइट में बदलता है, इसे ब्राउन कोल बोलते हैं। उसके बाद फिर हीट प्रेशर पड़ेगा तो बिटुमिनस सॉफ्ट कोल बोलते हैं, और जो फिर हीट प्रेशर बढ़ेगा तो ये आपका एंथ्रासाइट में चेंज हो जाता है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ द बायोचार इन फार्मिंग। तो बायोचार का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, पहले लिखा हुआ है बायोचार कैन बी यूज एट द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन द वर्टिकल फार्मिंग। बिल्कुल सही है, वर्टिकल फार्मिंग में आपका बायोचार इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह की खाद टाइप की होती है। When biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of the nitrogen fixing microorganism। ये भी सही है आपका। नेक्स्ट आता है when the biochar is a part of the growing medium, it enable the growing medium to retain the water for the longer time। अपने पे यानी कि वाटर को ये संभाल लेता है काफ़ी अच्छे टाइम तक, कंटेंट कर सकता है, वाटर कंटेंट पावर इसकी काफ़ी हाई होती है। तो ये आपका तीनों सही है, तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है बायोचार इज अ चारकोल लाइक मटेरियल प्रोड्यूस बाय द हीटिंग बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। द यूज ऑफ द बायोचार इज अ वर्टिकल फार्मिंग कैन इंक्रीज द आउटपुट सिग्निफिकेंटली। तो पहले सही हो जाता है, बायोचार हैज द पोटेंशियल टू बूस्ट द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द लेग्यूम्स, जो आपके प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम करते हैं, ऑटोमेटिक होता है, तो फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल। बायोचार सपोर्टिंग द लाइफ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोचार कैन ऑल्सो डिक्रीज सॉइल नाइट्रोजन एमिशंस एंड ऑल्सो इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन द नाइट्रोजन रिटेंशन इन द सॉइल। Because of its porous nature, biochar can improve your soil water retentions, thereby the plant will have more water available to them for a longer period of the time। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है बायोचार इज अ हाईली कार्बन फाइन ग्रेन्ड रेसिड्यू that is currently produced through the modern pyrolysis processes। It is the direct thermal decomposition of the biomass in the absence of the oxygen, preventing the combustions which produces the mixture of the solids, biochar proper liquid by oil and the gas, जिसे बोलते हैं syngas products। Biochar is a stable carbon rich form of the charcoal that is applied to the soil। Some biochar can increase the soil fertility, water holding capacity and the crop productivity। The use of the biochar in the vertical farming can increase the output significantly। Adding biochar to the soil increase its carbon content and could help them mitigate greenhouse gas emission। Biochar is shown to have an increased abundance of the mycorrhizals fungi assisting nutrients uptake by the plants। अच्छा, एक चीज़ आता है आपका, देखो ये बायोचार है और नाइट्रोजन, जो आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, तो पहले आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया आपका काम करते हैं, जो आपका देखो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो आपका किस में चेंज कर देते हैं, अमोनिया में चेंज करते हैं NH3 में। फिर नाइट्रोजन जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है उसमें आपका क्या होता है, अमोनियम जो होता है या फिर जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है या आपका चेंज होता है। उसके बाद आपका क्या होता है कि जब आपका एसिमुलेशन प्रोसेस होती है तो वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड में आपका क्या होता है, चेंज होता है। फिर डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के थ्रू आपका फिर से क्या हो जाता है, N2 प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपकी नाइट्रोजन साइकिल इस तरीके से चलती है, आसान है। नाइट्रोजन को क्या करते हैं, जो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में चेंज करते हैं, और डीनाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में चेंज करते हैं। तो ये आपकी क्या चलती है, नाइट्रोजन साइकिल चलती है। अच्छा, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो अबायोटिक भी होते हैं, और बायोटिक दो तरीके से होती है। अबायोटिक में देखेंगे तो एटमॉस्फेयर आ जाता है, थंडर आ जाती है आपकी, मतलब बिजली कड़कना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इससे भी आपका क्या होता है, नाइट्रोजन आपका चलता है। इंडस्ट्रियल जो आपका होता है उस तरीके से भी हो सकता है। बायोटिक में चलेंगे आपका तो फ्री लिविंग और सिम्बियोटिक दोनों उस तरीके से चलता है। फ्री लिविंग में चलेंगे तो एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, जैसे एजोबैक्टर, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। एनरोबिक बैक्टीरिया में चलेंगे जो आपका एनोरोबिक है। एरोबिक में तो कौन सा आ जाता है, जो O2 की मदद से करता है, प्रेजेंट होती है, एस्टोबैक्टर आ जाता है। एंड्रोपिक कंडीशन में आपका रॉट्सोस्प्रिलियम आ जाता है आपका, ये आपने याद रखना है। और ब्लू ग्रीन एल्गी या नॉस्टॉकी बैक्टीरिया, याद रखना ये एल्गी नहीं है, इसका नाम एल्गी है पर ये आपकी दिखती वैसी है, पर ये आपका एक तरीके का बैक्टीरिया है। और सिम्बियोटिक एसोसिएशन में देखेंगे तो रूट नोड्यूल्स होते हैं आपके, जो आपको राइजोबियम ब्राइडोराइजोबियम बोलते हैं। स्टेम नोड्यूल्स में आपको देखने मिलती है, जिससे आपका बोला जाता है एजोराइजोबियम।
अच्छा आगे देखेंगे तो वो कुछ आपके अंदर है नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में। तो लिखा हुआ नाइट्रिफिकेशन इज द स्टेज ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल वेयर अमोनियम इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट आइदर बाय द बायोलॉजिकल और द केमिकल मीन्स। तो इसमें आपका अमोनियम किस में चेंज करता है, नाइट्रेट में करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। डीनाइट्रिफिकेशन स्टेज जो होती है नाइट्रोजन साइकिल की, वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है और नाइट्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन जो होता है या तो नाइट्रोजन गैस में हो जाएगा या बायोलॉजिकल। तो क्या होता है कि नाइट्रेट फिर से नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। Include the conversion of the reduced nitrogen species into the oxidized nitrogen species. Include the conversion of the oxidized nitrogen species into the reduced nitrogen species. एंड प्रोडक्ट जो होता है वो नाइट्रेट होता है, याद रखिए। और यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजन गैस फिर से बन जाती है। स्टार्ट विद द अमोनिया, कहाँ से स्टार्ट होता है, अमोनिया से, या अमोनियम आयन्स होने चाहिए, और ये होता है नाइट्रेट से स्टार्ट होता है। लिखा मीडिएटेड बाय द नाइट्रीफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज, जैसे मैंने बोला था आपका नाइट्रोसोमोनास हो जाता है, नाइट्रोबैक्टीरिया हो जाते हैं आपके कौन से नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरियाज हैं। वहीं आपका डीनाइट्रिफिकेशन के लिए आएगा तो आपका थायोबैसिलस बैसिलस एंड, और दूसरा आता है स्यूडोमोनास आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये आपका डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया कुछ देख लेते हैं। तो राइजोबियम जो आपका होता है, फ्रैंकिया आ जाता है, एजोस्प्रिलियम आ जाता है, अजॉर्कस आ जाता है, हर्बेस्प्रिलियम आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, रोडोबैक्टर आ जाता है, क्लैप्सिलिया आ जाता है आपका। वहीं अगर बात करें डीनाइट्रिफिकेशन में तो आपका कौन सा, थियोबैसिलस आ जाता है, माइक्रोकॉकस आ जाता है, और सैरेटिया आ जाता है, स्यूडोमोनास आता है, एक्रोबैक्टर आ जाते हैं। ये कुछ आपके डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया हैं। चलिए, तो यहीं पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर का जो पीडीएफ है मैं वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर लूँगा। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा ये कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। फेसबुक पे भी हम हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पे भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।